Hello and welcome to Filler Form. I am Ali Mukhtar, sociology teacher at Filler Form. गुड इवनिंग ऑल। सो हम लोग यूनिट 5 अभी कर रहे हैं, जिसका हम लोग पार्ट 2 आज करेंगे। ठीक है, तो 2 मिनट वेट करते हैं, सब लोग जुड़ जाएं, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। गुड इवनिंग ऑल। आवाज क्लियर है? आवाज और पीपीटी सब क्लियर है? ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग आज पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया पार्ट 2 करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो पंचायती राज इज द गवर्नेंस एट लोकल लेवल, लोकल एंड रूरल लेवल। ठीक है, तो ये पंचायती राज जो है वो लोकल एंड रूरल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है वो पंचायती राज के बेसिस पे ही होती है। पंचायती राज स्थानीय और ग्रामीण स्तरों पर शासन है। ठीक है, जो भी गवर्नेंस होता है वो रूरल और लोकल लेवल पे ही होता है, इसी को पंचायती राज सिस्टम कहा जाता है। इट प्रोवाइड्स द पीपल फ्रॉम विलेजेस द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्निंग बॉडीज। तो ये जो है लोगों के, जो गांव के लोग रहने वाले हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि पार्टिसिपेट कर सकें वो गवर्निंग बॉडी में। जो भी गवर्निंग बॉडी है उस कंट्री की, उस कंट्री में वो पार्टिसिपेट कर सकें। जनरली पंचायती राज जो है वो इंडिया का सिस्टम है, तो इंडिया की जो गवर्निंग बॉडी है उसमें पार्टिसिपेट करने का एक मौका देता है पंचायती राज सिस्टम, जो भी विलेज के लोग हैं उनके लिए। ठीक, तो ये गांव के लोगों को अपने स्वयं के शासी निकायों में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। बैकग्राउंड क्या है? जवाहरलाल, पहले तो वैसे तो मतलब पंचायती राज सिस्टम बहुत पहले से चलता आ रहा है। लॉर्ड रिपन के टाइम पे भी मतलब लोकल लेवल पे गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस किया गया था। लोकल लेवल पे गवर्नमेंट को मतलब ऑर्गेनाइज किया गया था बहुत सारे, जैसे अर्बन लोकल बॉडीज में सबसे पहले जो इनिशिएशन हुआ था वो लॉर्ड रिपन के जरिए ही हुआ था। ठीक, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल के बेसिस पे जो चीज़ें हुई वो जवाहरलाल नेहरू ने इनोग्रेट किया था पंचायती अ, राज सिस्टम को एट नागौर। पंचायती राज को नागौर में इनिशिएट किया था 2 अक्टूबर 1962 को। ठीक है, अब 2 अक्टूबर को करने का भी एक रीजन था। 2 अक्टूबर को करने का भी एक रीजन था। वो रीजन क्या था? गांधी जी का बर्थडे था और गांधी जी ही बिलीव करते थे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पे। तो मतलब पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, मतलब लोकल लेवल पे पावर होनी चाहिए, विलेज लेवल पे पावर होनी चाहिए। विलेज को उन्होंने क्या कहा था? ठीक
एक विलेज रिपब्लिक की बात की थी उन्होंने, इसीलिए 2 अक्टूबर को इसका इनॉग्रेशन किया गया था, महात्मा गांधी के बर्थडे को ही। जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज सिस्टम का उद्घाटन किया। द डे वॉज सिलेक्टेड ऑन द ओकेजन ऑफ महात्मा गांधी बर्थडे। डे इसलिए सिलेक्ट किया गया था क्योंकि इस दिन जो है महात्मा गांधी का बर्थडे था। ठीक, ये दिन महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर चुना गया था। तो डे का सिलेक्शन जो था वो इसी वजह से था कि महात्मा गांधी का उस दिन बर्थडे था और महात्मा गांधी बिलीव करते थे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। गांधी वांटेड ग्राम स्वराज थ्रू पंचायती राज। गांधी जी चाहते थे कि ग्राम स्वराज पंचायती राज सिस्टम के जरिए उनको ये था कि ग्राम स्वराज होना चाहिए। गांधी पंचायती राज के माध्यम से ग्राम स्वराज चाहते थे। The system was modified in 1992 with the 73rd Constitutional Amendment. इससे रिलेटेड 73rd Constitutional Amendment आया 1992 को, जिसमें इस सिस्टम को पूरा मॉडिफाई किया गया। प्रणाली को 1992 में 73वें संविधान संशोधन के साथ संशोधित किया गया था। ठीक, तो इसको संशोधित किया गया था बाद में। 1 मिनट। Inaugurated by the then मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, तो इसका इनोग्रेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, कब हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था 1959 में, नागौर जो राजस्थान में है वहां पे इन्होंने इनोग्रेट किया था। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्घाटन किया था। फंक्शंस ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज के फंक्शन क्या है? So the Panchayati Raj system plays a vital role in the village local government to develop the village in special areas. तो विलेज के डेवलपमेंट के लिए पंचायती राज सिस्टम का इनोग्रेशन हुआ था, मतलब इसको लाया गया था। और रोल क्या था? गवर्नमेंट फॉर्म करना, मतलब लोकल लेवल पे गवर्नमेंट बनाना, गवर्नमेंट के काम करना, ताकि विलेज लेवल पे डेवलपमेंट हो सके। कई सारी एरियाज, स्पेसिफिक एरियाज में, सारी एरियाज में नहीं होता है कि मतलब पंचायती राज हर एरिया में काम करेगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ एक स्पेसिफिक एरियाज होती है, उसी में काम करता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से एरिया पे वो काम करता है। पंचायती राज व्यवस्था गांव के स्थानीय सरकार में गांव के विशेष क्षेत्रों में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे, तो उसमें कौन कौन से हैं, कौन कौन से क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? पहला आपका है हेल्थ। हेल्थ पे पंचायती राज सिस्टम काम करती है। जैसे आपके विलेज लेवल पे आप देखेंगे CHT वगैरह होती है, ठीक, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं, या मतलब विलेज हेल्थ सेंटर होते हैं। वुमेन डेवलपमेंट, प्राइमरी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन। वुमेन डेवलपमेंट में भी मतलब पंचायती राज सिस्टम काम करता है। प्राइमरी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन में भी काम करता है। ठीक, जैसे कि आपके सर्व शिक्षा अभियान के बेस पे यूपी में जो काम होता है वो प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी स्कूल्स होते हैं स्कूलों में, ठीक है, मतलब गांव में प्राइमरी स्कूल्स होते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट, वुमेन पार्टिसिपेशन इन लोकल गवर्नमेंट। वुमेन का पार्टिसिपेशन होता है लोकल गवर्नमेंट में। ठीक, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एक्सेट्रा, इन सब कामों में पंचायती राज सिस्टम काम करता है। स्वास्थ्य, महिला विकास, बच्चों की प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन, मतलब बच्चों की जो प्राथमिक शिक्षा है उसके बारे में भी जो पंचायती राज सिस्टम होता है वही काम करता है। बाल विकास, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट,
तो उनको किस तरह से डेवलप करना है, उनका विकास कैसे होगा, ये सब पंचायती राज सिस्टम का ही मतलब इसके ही डोमेन में आता है, यही उसके बारे में सोचता है। स्थानीय सरकार में महिलाओं की भागीदारी, क्योंकि यहाँ पे जो है 73rd अमेंडमेंट के बाद बहुत ज़्यादा भागीदारी हो गई थी महिलाओं की, तो जो भी सरकारें हैं उसमें महिला की भागीदारी को भी सुनिश्चित करता है कौन, पंचायती राज सिस्टम। कृषि विकास आदि, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, मतलब जो कृषि से रिलेटेड जो भी विकास है उसको भी पंचायती राज सिस्टम भी उस पर भी काम करता है। नेक्स्ट है, अब बहुत सारी कमिटीज हैं जिसने रिकमेंड किया है पंचायती राज सिस्टम को, तो वो हम कमेटी पढ़ेंगे क्योंकि कमेटी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आता है बलवंत राय मिश्रा कमेटी। द बलवंत राय मिश्रा कमेटी वॉज अपॉइंटेड इन 1957। तो ये कमेटी जो बनी थी वो 1957 में बनी थी। ठीक, बलवंत राय मेहता समिति की नियुक्ति 1957 में हुई थी। The committee submitted its report on 24th November 1957 और इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी कब, 24 नवंबर 1957। ठीक, बहुत सारे मतलब अपना रिसर्च करने के बाद रिपोर्ट सबमिट करते हैं, तो वो रिपोर्ट कब सबमिट हुई थी, 24 नवंबर 1957 को सबमिट हुई थी। समिति ने 24 नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। Balwant Rai Mehta was the elected head of the committee and was also Chief Minister of Gujarat. So ये Chief Minister of Gujarat थे और इनको इलेक्ट किया गया था उस कमेटी के हेड के तौर पे, इसीलिए उसका नाम है बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता समिति के निर्वाचित प्रमुख थे और गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अब इन्होंने क्या रिकमेंडेशन की थी, मतलब क्या सुझाव दिया था कि कैसे कैसे मतलब पंचायती राज सिस्टम को और ज़्यादा डेवलप किया जा सकता है। अब ये सब कमेटी बनती थी, कमेटी इसलिए बनती थी क्योंकि जो पंचायती राज सिस्टम चल रहा है उसको और किस तरह से डेवलप किया जा सके। अगर पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है लोगों का, तो पार्टिसिपेशन कैसे इंक्रीज किया जा सके, या मतलब वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, फंक्शनिंग अच्छे से नहीं हो रही है, तो उस फंक्शनिंग को कैसे, उस फंक्शनिंग में कैसे सुधार लाया जा सकता है, इन सब कामों के लिए कमेटी बनाई जाती है। तो इनका जो रिकमेंडेशन था वो पहला क्या था, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 टियर पंचायती राज सिस्टम। तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले आपको 3 टियर पंचायती राज सिस्टम को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। ठीक, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको 3 टियर सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा पंचायती राज सिस्टम। विलेज लेवल पे जो पंचायती राज सिस्टम होगी वो क्या होगी, ग्राम पंचायत। ठीक, विलेज लेवल पे जो भी सिस्टम होगा उसको ग्राम पंचायत कहा जाएगा। ठीक, बलवंत राय मेहता समिति की प्रमुख सिफारिशें थी, निरस्त्रीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना, ग्राम स्तर की ग्राम पंचायत, तो ग्राम स्तर की जो पंचायत थी उसको ग्राम पंचायतें कहा जाता था। और इन्होंने कहा कि 3 स्तर की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, एक ग्राम स्तर पे और एक ब्लॉक के स्तर पे और एक जिला के स्तर पे। तो विलेज लेवल पे यानी कि ग्राम लेवल पे जो पंचायत थी उसको ग्राम पंचायत कहा जाता है। दूसरा क्या था, ब्लॉक लेवल पंचायत समिति, ब्लॉक स्तरीय पंचायत समितियां थी। ठीक, ब्लॉक लेवल पंचायत समिति या ब्लॉक स्तरीय पंचायत समितियां ये थी। ठीक, ब्लॉक लेवल पे जो भी पंचायत होगी उसको पंचायत समिति कहा जाएगा। ठीक, ब्लॉक स्तरीय पंचायत समिति, तो विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत और ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला परिषद, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होगा, जिला परिषद होगा। ठीक, दूसरा जिला स्तरीय जिला परिषद होगा। तो पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। Through a system of indirect election, these tiers should be originally linked. मतलब एक इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम होना चाहिए और इन तीनों टायर को एक दूसरे से लिंक किया होना चाहिए। मतलब कि जो ग्राम पंचायत होगी वो ब्लॉक लेवल को जवाबदेह होगी, मतलब उसके थ्रू अकाउंटेबल होगी, और जो ब्लॉक लेवल की होगी वो
डिस्ट्रिक्ट लेवल के उस पर अकाउंटेबल हो। ठीक, इस तरह से तीनों को लिंक किया जाना चाहिए। ये बलवंत राय मिश्रा कमेटी का जो सुझाव था उसमें ये पॉइंट। ठीक, अप्रत्यक्ष चुनाव की एक प्रणाली के माध्यम से इन स्तरों को व्यवस्थित रूप से जोड़ा जाना चाहिए। अप्रत्यक्ष रूप से इन चुनाव को मतलब इन सारे स्तरों को जोड़ा जाना चाहिए। एक मिनट देखता हूँ। अशोक मेहता कमेटी, अशोक, उसके बाद दूसरी कमेटी जो है वो अशोक मेहता कमेटी, जिसके अकॉर्डिंग क्या है, दूसरे लेवल पे है अशोक मेहता कमेटी, जिसके अकॉर्डिंग है इन दिसंबर 1997 द जनता गवर्नमेंट अपॉइंट अ कमिटी ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अशोक मेहता। अशोक मेहता की चेयरमैनशिप में एक नई कमेटी बनाई गई 1977 को। उस वक्त जनता गवर्नमेंट थी, तो जनता गवर्नमेंट ने ही इनको अपॉइंट किया था एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, मतलब उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए। ठीक, दिसंबर 1977 में जनता सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति नियुक्त की। ठीक, तो 1977 में जनता गवर्नमेंट, जनता की सरकार थी, जनता सरकार थी, एक जनता एक पार्टी है, जनता पार्टी थी, उस जनता पार्टी की सरकार थी, उसने अपॉइंट किया था अशोक मेहता को पंचायती राज सिस्टम समिति के बारे में जांच करने के लिए। ठीक, the committee submitted its report on August 1978 and made 132 recommendations to revive and strengthen the declined पंचायती राज सिस्टम इन द कंट्री। तो उस वक्त क्या था, पंचायती राज सिस्टम को बहुत ही डिक्लाइन हो रहा था, उस वक्त पंचायती राज सिस्टम का बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा था। तो इन्होंने 132 रिकमेंडेशन दी थी, 132 सुझाव दिए थे किस तरह से आप इसको मजबूत कर सकते हैं। ठीक, समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और देश में गिरती पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित करने और मजबूत करने के लिए 132 सिफारिशें की। 132 इसमें सुझाव दिए कि किस तरह पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। रिकमेंडेशन ऑफ अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी की क्या रिकमेंडेशन थी, अशोक मेहता कमेटी की जो भी रिकमेंडेशन थी वो 132 थी, यानी 132 थी। उन सबको पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट उसमें रिकमेंडेशन जो थी वो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, द 3 tier पंचायती राज सिस्टम शुड बी रिप्लेस विद अ 2 tier स्ट्रक्चर। इन्होंने उसको रिप्लेस कर दिया कि 3 tier नहीं होना चाहिए बल्कि 2 tier होना चाहिए। ठीक, ये सब पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि किसने उसको 3 tier किया था और किसने उसको 2 tier किया। विद अ डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला परिषद, तो इन्होंने कहा कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद होना चाहिए और एक मंडल पंचायत होना चाहिए, जिसके अंदर कंसिस्टिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ विलेज, कई सारे विलेजेस होंगे जिनकी पॉपुलेशन 15,000 से 20,000 होनी चाहिए। ठीक है, तो कई विलेज आप मिला लीजिए और उनकी पॉपुलेशन 15,000 से 20,000 हो जाए, तो उसको एक मंडल पंचायत बना सकते हैं आप। और ये 2 tier सिस्टम होगी, एक जिला की लेवल पे होगी जिसको जिला परिषद कहा जाएगा और एक मंडल पंचायत होगी जिसमें कई गांव होंगे, जिसमें 15 से 20,000 की पॉपुलेशन। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को 2 स्तरीय संरचना के साथ बदल दिया जाना चाहिए, एक जिला स्तरीय जिला परिषद और एक मंडल पंचायत जिसमें 15,000 से 20,000 लोगों की संयुक्त आबादी वाले गांव का संग्रह। ठीक, तो इन्होंने कहा कि 2 स्तरीय होना चाहिए, त्रिस्तरीय नहीं होना चाहिए। ठीक,
मंडल पंचायत जो होता है वही है ना, मंडल पंचायत में ये बताया गया कि कई विलेज के कलेक्शन किया जाएगा। मतलब जैसे कि एक विलेज में अगर 2000 या 3000 पॉपुलेशन है, तो उस हिसाब से हमको 7 या 6 विलेज लेने पड़ेंगे। ठीक, 7 या 6 विलेज लेने पड़ेंगे 15,000 से 20,000 पॉपुलेशन करने के लिए। तो वो 7 या 6 विलेज मिलकर क्या बन जाएंगे, एक मंडल बन जाएंगे, और उसकी एक पंचायत होगी जिसका मंडल पंचायत कहा जाएगा। ठीक, उसकी एक रिप्रेजेंटेटिव उसका होगा जिसको मंडल पंचायत कहा जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को 2 स्तरीय संरचना के साथ बदल दिया जाना चाहिए। एक जिला स्तरीय जिला परिषद और एक मंडल पंचायत जिसमें 15,000 से 20,000 लोगों की संयुक्त आबादी वाले गांव पर संग्रह हो। ठीक, तो 15,000 से 20,000 लोगों की आबादी वाले गांव की को जोड़ा जाना चाहिए, और जिसकी पॉपुलेशन जो है वो 15,000 से 20,000 नहीं होनी चाहिए, और उसी को एक मंडल बना दिया जाएगा। 15,000 से 20,000 होनी चाहिए, और उसी को एक मंडल बना दिया जाएगा। उसका एक रिप्रेजेंटेटिव होगा जो माना जाएगा कि ये मंडल पंचायत का रिप्रेजेंटेटिव। तो 2 स्तरीय इन्होंने कर दिया था। ठीक, जैसे अभी ब्लॉक लेवल पे क्या होता है, कई सारे विलेज मिलकर एक ब्लॉक बनाते हैं, उसी तरह उन्होंने उसको मंडल कह दिया था। ब्लॉक की जगह पे उन्होंने मंडल का वर्ड यूज किया। बस उन्होंने एक कंडीशन रखी कि ये जितने गांव होंगे सब मिलकर 15,000 से 20,000 ही पॉपुलेशन होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, बाकी विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत को इन्होंने खत्म कर दिया था। मतलब इनका रिकमेंडेशन था, अब सरकार खत्म की थी कि नहीं वो आगे हम लोग पढ़े। Below the state level, a district should be the first point of decentralization under popular supervision. तो इन्होंने कहा था कि स्टेट लेवल के नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही ऐसा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए। मंडल क्या है, मतलब मैंने बोला कि जो बलवंत राय मेहता कमीशन ने जो ब्लॉक लेवल पे बात की थी, ब्लॉक लेवल क्या होता है, ब्लॉक जो होते हैं वो कलेक्शन ऑफ विलेजेस होते हैं, कई विलेज का कलेक्शन मिलकर ब्लॉक बनाता है। कलेक्शन ऑफ विलेजेस होते हैं, कई विलेज का कलेक्शन जो मिलकर वो क्या बनाता है, ब्लॉक बनाता है। और फिर इसी को ये जो अशोक मेहता थे उन्होंने मंडल कह दिया है, मंडल कह दिया इसको। ठीक, कलेक्शन ऑफ विलेजेस ये भी होंगे। बस बलवंत राय मेहता ने, वो अशोक मेहता ने, नहीं बलवंत राय मेहता ने जो कलेक्शन ऑफ विलेज यानी कि ब्लॉक लेवल की बात की थी, वो इसमें इन्होंने कंडीशन नहीं दी थी कि पॉपुलेशन कितना होना चाहिए ब्लॉक लेवल पे, लेकिन जो अशोक मेहता हैं उन्होंने कंडीशन दी थी कि कलेक्शन ऑफ विलेजेस होंगे, कई विलेज मिलकर एक मंडल तो बनाएंगे, लेकिन उस मंडल में सिर्फ 15,000 से 20,000 ही पॉपुलेशन होना चाहिए। ठीक, समझ में आ गया। ठीक, तो बिलो द स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट शुड बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन अंडर पॉपुलर सुपरविजन। मतलब कि स्टेट लेवल के नीचे जब आएंगे तो सबसे पहला जो गवर्नमेंट का फॉर्म होगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए। मतलब अगर आप डिसेंट्रलाइज करते हैं पावर को, तो स्टेट से सीधा आप डिस्ट्रिक्ट को पावर देंगे, ये इनका कहना है। ठीक, राज स्तर से नीचे एक जिला लोकप्रिय सर्वेक्षण के तहत विकेंद्रीकरण का पहला बिंदु होना चाहिए। विकेंद्रीकरण मतलब पावर को जब आप नीचे की तरफ भेजते हैं तो उसी को विकेंद्रीकरण कहा जाता है। जब शक्ति को आप नीचे की तरफ भेजते हैं तो उसी को विकेंद्रीकरण कहा जाता है। और विकेंद्रीकरण में क्या उन्होंने कहा अशोक मेहता ने कि
स्टेट के बाद सबसे पहले, राज्य के बाद सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट को यानी कि जिला को इसका पावर दिया जाना चाहिए। द जिला परिषद शैल बी द एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड बी इन चार्ज ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। तो डिस्ट्रिक्ट की जो भी प्लानिंग होगी, डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो भी प्लानिंग होगी, जो भी पॉलिसीज होंगी, वो सब कौन करेगा? जिला परिषद लेवल पे ही होगा। जिला परिषद कार्यकारी निकाय होगा और जिला योजना का प्रभारी होगा। जिला में जो भी योजना बनेगी वो उसका प्रभारी होगा। Political parties should be allowed to participate in पंचायत election at all level। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व होना चाहिए किसी भी लेवल पे पंचायत में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक, तो विलेज लेवल की यानी कि ग्राम पंचायत भी हो रही है, तो उसमें भी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इन्वॉल्व होना चाहिए। राजनीतिक दलों को सभी स्तरों पर पंचायत चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। राजनीतिक दलों को सभी स्तरों पर चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। ये बलवंत राय मेहता कमेटी का मतलब ये सुझाव है। टू मोबिलाइज देयर ओन फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पंचायती राज ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव कंपल्सरी टैक्सिंग पावर। मतलब अपना जो फाइनेंशियल रिसोर्स है, मतलब अपना फाइनेंस का जो भी बर्डन है उसको पूरा करने के लिए पंचायती राज को अधिकार दिया गया कि वो जो है टैक्सिंग पावर उनके पास दी गई, मतलब टैक्स के कलेक्शन की पावर दी गई। अब टैक्स कलेक्ट करिए और उससे जो है आप अपना फाइनेंस पूरा करिए। अपने स्वयं के वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए पंचायती राज संगठनों के पास अनिवार्य कर लगाने की शक्ति होनी चाहिए। ठीक, एक अनिवार्य कर लगाने की शक्ति इनके पास होनी चाहिए कि मतलब कोई भी एक तरह का टैक्स ये लोग लगाएंगे और उस बेसिस पे ही अपने फाइनेंस को पूरा करेंगे। ये भी एक रिकमेंडेशन था अशोक मेहता कमेटी का। सोशल ऑडिट मस्ट बी कंडक्टेड एट रेगुलर इंटरवल। ठीक है, सोशल ऑडिट मतलब कि उसकी चेकअप होनी चाहिए हमेशा कि किस तरह से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब सोशल ऑडिट कंडक्ट होना चाहिए रेगुलर इंटरवल। सोशल ऑडिट नियमित अंतराल पर किया जाना चाहिए। If the panchayati institutions are superseded, then election must be held within 6 months। अगर पंचायती इंस्टीट्यूशन को भंग कर दिया जा रहा है तो 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए। यदि पंचायती संस्थाओं का अधिक्रमण किया जाता है तो 6 माह के भीतर चुनाव कराने होंगे। ठीक, तो ये भी एक सुझाव था कि अगर उसको डिसॉल्व किया जाता है, जो भी बॉडी है उसको किसी भी वजह से टाइम से पहले डिसॉल्व किया जाता है तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन किया जाना चाहिए। जैसे 5 साल का टाइम होता है, मान लेते हैं किसी वजह से स्टेट ने जो है वो 4 साल पे ही 4 ईयर्स पे ही डिसॉल्व कर दिया उसको, तो 6 महीने के अंदर अंदर ही इलेक्शन हो जाना चाहिए विद इन 6 मंथ। यदि पंचायती संस्थाओं का अधिक्रमण किया जाता है तो 6 माह के भीतर चुनाव कराने होंगे। द मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज मस्ट बी अपॉइंटेड एट द स्टेट लेवल। पंचायती राज का जो मिनिस्टर होगा वो स्टेट लेवल पे अपॉइंट किया जाना चाहिए, क्योंकि स्टेट लेवल पे एक पंचायती राज मिनिस्टर होगा जो पंचायती राज सिस्टम के बारे में डील करे। पंचायती राज मंत्री को राज्य स्तर पर नियुक्त किया जाना चाहिए। ये भी एक रिकमेंडेशन था अशोक मेहता का। Seats must be reserved for candidates from SC and STs। तो ST SC कैंडिडेट के लिए सीट का रिजर्वेशन होना चाहिए। ये भी कौन रिकमेंड किया था? अशोक मेहता ने रिकमेंड किया।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सीटें आरक्षित होनी चाहिए। पंचायती इंस्टीट्यूशंस मस्ट बी गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। पंचायती इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाना चाहिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इनका एक स्टेटस दिया जाना चाहिए ताकि सारे स्टेट जो है इसके लिए बात हो कि वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का इस्टेब्लिशमेंट करें। ठीक, पंचायती संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। आउटकम्स क्या था इसका, जो अशोक मेहता कमीशन था उसका आउटकम्स क्या था, क्योंकि उस सुपरसेडेड मतलब भंग कर दिया जाना, मतलब कि उसको खत्म कर दिया जाता है। ठीक, खत्म कर दिया जाता है। जैसे कि क्या होता है, स्टेट की पॉलिसी होती है, ये जो पंचायती राज सिस्टम होता है ये सारा स्टेट के ही अंदर आता है। जैसे कि यूपी मान लेते हैं हम लोग, यूपी का अगर एग्जांपल दें तो यूपी में मान लिया इलेक्शन हुआ 2012 में, ठीक, पंचायती राज का 2012 में इलेक्शन हुआ और 2014 तक गवर्नमेंट चली, मतलब 2 साल तक गवर्नमेंट चली। पंचायती राज की जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे उनकी 2 साल तक गवर्नमेंट चली। 2 साल के बाद जो है यूपी गवर्नमेंट ने सोचा कि कुछ करप्शन की वजह से या किसी और वजह से इन्होंने क्या किया, पंचायती राज सिस्टम को भंग कर दिया, मतलब कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे उनको खत्म कर दिया कि अब जो है ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो जब वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो उस पूरे उसको डिसॉल्व कर दिया जाए। जैसे ना प्रेसिडेंट के पास पावर है स्टेट की गवर्नमेंट को डिसॉल्व करने का, ठीक, प्रेसिडेंट रूल लाने का, ऐसे ही यूपी गवर्नमेंट के पास पावर है यूपी की जो पंचायती राज सिस्टम है उसको डिसॉल्व करने का। लेकिन इन्होंने कहा कि जब आप डिसॉल्व करेंगे तो 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होना चाहिए। जैसे प्रेसिडेंट अगर स्टेट लेवल की गवर्नमेंट को डिसॉल्व करता है, मतलब उसको खत्म करता है, तो 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करवाता है। ठीक, इसी तरह से वो भी आउटकम्स क्या था इसका, बता रहे हैं। Due to the Janta government's collapse before the end of its term, no action should be done at the central level on recommendation of the Ashok Mehta Committee. तो अशोक मेहता कमेटी का जो भी रिकमेंडेशन था उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसकी वजह क्या थी मेन, क्योंकि जनता गवर्नमेंट को बीच में ही मतलब कोलैप्स हो गई थी जनता गवर्नमेंट, क्योंकि सपोर्ट खत्म हो गया था, क्योंकि वो जो है गठबंधन की सरकार थी उस वक्त, अलायंस गवर्नमेंट थी, और उसमें जो है कुछ पार्टियों ने अपना सपोर्ट खींच लिया था, जिसकी वजह से जनता गवर्नमेंट जो है वो कोलैप्स हो गई थी। अब जब गवर्नमेंट ही कोलैप्स हो गई तो उनकी जो कमेटी थी उस पर उसका जो रिकमेंडेशन था उसको उस पर कोई भी काम नहीं हो पाया। जनता सरकार के कार्यकाल समाप्त होने के पहले ही गिर जाने के कारण अशोक मेहता समिति की सिफारिशों पर केंद्रीय स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। मतलब केंद्रीय स्तर पर नहीं हुई लेकिन स्टेट लेवल पे बहुत सारी कार्रवाई हुई। However, the three states of Karnataka, West Bengal and Andhra Pradesh too, तो इन 3 स्टेट में कुछ काम हुए अशोक मेहता कमेटी पे। However, the 3 states of Karnataka, West Bengal and Andhra Pradesh took moves to revitalize the Panchayati Raj, taking part of Ashok Mehta Committee suggestion into account। इनका सजेशन मानते हुए उन्होंने अपनी पंचायती राज सिस्टम में कुछ चेंजेस किए थे। हालांकि कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के 3 राज्यों ने अशोक मेहता समिति के सुझावों को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज को पुनर्जीवित करने के लिए कदम उठाए। उनको पुनर्जीवित करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। अशोक मेहता कमेटी को माना और उसी से रिलेटेड अपने पंचायती राज सिस्टम में सुधार किया। इसके बाद आता है जीवी राव कमेटी, इसको राव कमेटी भी कहा जाता है, एंड पंचायती राज। जीवी राव कमेटी, समिति और पंचायती राज। The committee was appointed by the Planning Commission in 1985। तो प्लानिंग कमीशन हुआ करता था उस वक्त इंडिया का। अभी जो है प्लानिंग कमीशन क्या बन गया है,
नीति आयोग बन गया है। ठीक, प्लानिंग कमीशन अभी नीति आयोग बन गया है। ठीक, लेकिन पहले प्लानिंग कमीशन हुआ था तो इसने हुआ करता था, इसने कमेटी को अपॉइंट किया था 1985। समिति की नियुक्ति योजना आयोग द्वारा 1985 में की गई थी। तो जो योजना आयोग था उसके द्वारा इसको 1985 में अपॉइंट किया गया था। इट रिकॉग्नाइज्ड दैट डेवलपमेंट वाज नॉट seen at the grassroots level due to तो due to bureaucratization resulting in पंचायती राज इंस्टीट्यूशन being addressed at grass without roots। ठीक, तो इन्होंने क्या कहा कि कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है ग्रास रूट लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, पंचायती राज सिस्टम से कोई फायदा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि उसका ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो गया, जो अफसर हैं वो उसका फायदा उठा रहे हैं, बहुत सारे करप्शन इन्वॉल्व है। तो इन्होंने इसको कहा कि ग्रास विदाउट रूट है, मतलब ग्रास तो है लेकिन उसमें रूट नहीं है। ठीक, तो ये इन्होंने उसको एड्रेस किया था इससे, ग्रास विदाउट रूट। सो इन्होंने कहा कि कोई भी डेवलपमेंट नहीं देखा जा सकता है ग्रास रूट लेवल पे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो गया है, अफसर लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं उसमें और वही उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, तो जो फंड वगैरह है वो वही यूज़ कर ले रहे हैं, कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। इसने स्वीकार किया कि नौकरशाहों के कारण जमीनी स्तर पर विकास नहीं किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप पंचायती राज संस्थानों को जड़ों के बिना घास के रूप में संबोधित किया गया। जड़ों के बिना घास के रूप में इसको संबोधित किया गया कि मतलब कोई भी ग्राम लेवल पे कोई भी विकास नहीं है। अब इनका रिकमेंडेशन क्या था? जो राव कमीशन था उनका रिकमेंडेशन, तो पहला तो राव कमीशन ने ये माना कि मतलब ग्रास रूट लेवल पे कोई भी काम नहीं है, अब उसमें कैसे उसमें सुधार आएगा उससे रिलेटेड उन्होंने रिकमेंडेशन किया। जिला परिषद टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉडी इन द स्कीम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो अशोक मेहता कमेटी की तरह ये भी कह रहे हैं कि जिला परिषद जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी होना चाहिए। जिला परिषद टू बी द प्रिंसिपल बॉडी टू मैनेज द डेवलपमेंट प्रोग्राम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो यही है अशोक मेहता कमेटी का ही रिकमेंडेशन, ये भी करते हैं कि जिला परिषद लेवल को ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाना चाहिए और उसी को प्लानिंग में यानी कि प्रोग्राम के डेवलपमेंट प्रोग्राम में उसी से ही सुझाव मांगना चाहिए और उसी को मैनेजिंग का पावर दिया जाना चाहिए। ठीक, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण की योजना में जिला परिषद को सबसे महत्वपूर्ण निकाय बनाना, जिला स्तर पर विकास कार्यक्रमों के प्रबंधों की जिला परिषद प्रमुख निकाय होगी। तो मतलब जो भी विकास कार्यक्रम होंगे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी कौन सी होगी? वो जिला परिषद होगी। इन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया। दूसरा क्या था रिकमेंडेशन? द डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर लेवल ऑफ द पंचायती राज सिस्टम टू बी असाइंड through specific planning, implementation and monitoring of the rural development program। ठीक, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी होगा या जो लोअर द डिस्ट्रिक्ट एंड द लोअर लेवल ऑफ द पंचायती राज सिस्टम टू बी असाइंड विद स्पेसिफिक प्लानिंग, मतलब कि इनको एक प्लानिंग दी जाएगी और उसके तहत ये काम करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन होगा उस प्लानिंग का एंड मॉनिटरिंग ऑफ द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और जो भी रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है वो कौन मॉनिटर करेगा? वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या लोअर लेवल पे उसको मॉनिटर किया जाएगा। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की विशिष्ट योजना कार्यान्वयन और निगरानी के साथ जिला और पंचायती राज प्रणाली के निचले स्तरों को सौंपा जाएगा। तो उनको सौंपा जाएगा जिला परिषद को या उससे निचले स्तर जो होंगे उनको, किस काम के लिए? विकास कार्यक्रम को मॉनिटर करने के लिए और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको लागू करने के लिए। पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर टू बी क्रिएटेड। तो इन्होंने एक नया रिकमेंडेशन दिया कि एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की पोस्ट क्रिएट की जानी चाहिए। ही विल बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जिला परिषद, और वो जो है क्या होगा? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा जिला परिषद। जिला विकास आयुक्त का पद सृजित किया जाए
वो जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। तो वो जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। ठीक। इलेक्शन टू द लेवल ऑफ पंचायती राज सिस्टम शुड बी हेल्ड रेगुलरली। पंचायती राज सिस्टम का जो इलेक्शन होगा वो रेगुलरली होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गैप कर करके हो रहा है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। ठीक। पंचायती राज व्यवस्था के स्तरों के चुनाव नियमित रूप से होने चाहिए। रेगुलर लेवल पे ही चुनाव होनी चाहिए। मतलब 5 साल पे हो रहे हैं तो 5-5 साल पे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 साल पे गवर्नमेंट खत्म हो गई फिर 1 साल रुक के फिर अगली साल करा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद लास्ट कमेटी जो आती है वो एल.एम. सिंघवी कमेटी है। एल.एम. सिंघवी कमेटी ये लास्ट कमेटी है पंचायती राज सिस्टम की। The committee was appointed by the Government of India in 1986. ये 1986 में Government of India ने इसको अपॉइंट किया था with the main objective to recommend step to revitalize the पंचायती राज सिस्टम for democracy and development। जिसका मेन एम क्या था कि पंचायती राज सिस्टम को कैसे डेवलप किया जाएगा इसके बारे में रिकमेंडेशन करना। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने के लिए कदमों की सिफारिश करने के मुख्य उद्देश्य के साथ 1986 में भारत सरकार द्वारा समिति नियुक्त की गई। तो एल.एन. सिंघवी कमेटी को 1986 में नियुक्त किया गया था, किस लिए? ताकि पंचायती राज सिस्टम में जो भी कमियां हैं उसके बारे में उसको दूर करने के लिए क्या क्या रिकमेंडेशन हो सकते हैं वो देने के। टू रिवाइटलाइज द पंचायती राज सिस्टम मतलब पंचायती राज सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए ये बताने के लिए एल.एन. सिंघवी कमेटी का अपॉइंटमेंट किया गया था। रिकमेंडेशन क्या था? द कमेटी रिकमेंडेड दैट द पंचायती राज सिस्टम शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड। तो इन्होंने भी कहा कि पंचायती राज सिस्टम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे इसको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। समिति ने सिफारिश की कि पंचायती राज प्रणालियों को संवैधानिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए। तो संवैधानिक मान्यता इनको दी जानी चाहिए। It also recommended constitutional provision to recognize free and fair election for the पंचायती राज सिस्टम। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होना चाहिए जिसमें ये बताया जाए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन को मतलब रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मतलब बनाना चाहिए। इसमें पंचायती राज प्रणालियों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को मान्यता देने के लिए संवैधानिक प्रावधानों की भी सिफारिश है। द कमेटी ने एक और रिकमेंडेशन दिया। वो कौन सा रिकमेंडेशन था? द कमेटी रिकमेंडेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेजेस टू मेक द reorganization of villages to make the ग्राम पंचायत more viable। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेजेस मतलब विलेज को रीऑर्गेनाइज किया जा सके ताकि मतलब पंचायत को ज़्यादा वायलेबल मतलब ज़्यादा अच्छा बनाया जा सके। समिति ने ग्राम पंचायत को अधिक व्यवहार बनाने के लिए गांव के पुनर्गठन की सिफारिश की। मतलब गांव को फिर से गठन किया जाए कि कौन सा गांव कहां तक उसकी बाउंड्री होगी, कितने लोग हैं उसके, ये सब लेवल पे फिर से उसको रीऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। इट रिकमेंडेड दैट द विलेज पंचायत शुड हैव मोर फाइनेंसेस फॉर देयर एक्टिविटीज। मतलब इन्होंने रिकमेंड किया कि विलेज पंचायत को ज़्यादा पैसा दिया जाना चाहिए काम करने के लिए। इसने प्रमुख सुझाव दिया कि ग्राम पंचायत के पास अपनी गतिविधियों के लिए अधिक वित्त होना चाहिए। ज़्यादा पैसा होना चाहिए विलेज लेवल पे काम करने। Judicial tribunal to be set up in each state to adjudicate matter relating to the selection to the पंचायती राज institution and other matter relating to their functioning। मतलब कि जो भी पंचायती राज सिस्टम के इलेक्शंस होंगे उससे रिलेटेड जो भी मैटर है या जो भी उनके फंक्शनिंग से रिलेटेड मैटर है
के लिए एक जुडिशियल ट्रिब्यूनल सिस्टम बनाना चाहिए स्टेट लेवल। ठीक, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव से संबंधित मामलों और उनके कामकाज से संबंधित अन्य मामलों पर निर्णय लेने के लिए प्रत्येक राज्य में न्यायिक न्यायाधिकरण स्थापित किया जाना चाहिए। ठीक, तो ये भी एक रिकमेंडेशन था उनका। उसके बाद आता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। 73rd संविधान संशोधन अधिनियम 1992। सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्ट, मतलब इस एक्ट का क्या महत्व था, क्यों ये एक्ट लाया गया था। तो 73rd अमेंडमेंट जो है वो रिलेटेड है पंचायती राज सिस्टम से, यानी कि रूरल लेवल की जो गवर्नमेंट है उससे रिलेटेड है। और 74th जो अमेंडमेंट है वो अर्बन लोकल बॉडीज से संबंधित है, यानी कि अर्बन जो गवर्नमेंट है, शहरों की जो गवर्नमेंट है उससे रिलेटेड 74th अमेंडमेंट। ठीक, द एक्ट एजेस पार्ट 9 टू द कॉन्स्टिट्यूशन। एक्ट ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 ऐड किया, द पंचायत एंड ऑल्सो, और उस एक्ट का क्या नाम था, द पंचायत, and also added the 11th schedule which consists of the 29 functional item of the पंचायत। और 11th शेड्यूल को भी ऐड किया जिसमें 19 फंक्शन थे पंचायत। सोशियोलॉजी की कट ऑफ इस बार जो है वो 230 गई, यानी कि 115 क्वेश्चन। सो ये एक्ट जो था, द एक्ट एडेड पार्ट 9 टू द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 9 ऐड किया जिसका नाम था पंचायत, एंड आल्सो एडेड द 11th शेड्यूल, और इसमें 11th शेड्यूल को भी ऐड किया गया विच कंसिस्ट ऑफ द 29 फंक्शनल आइटम ऑफ द पंचायत, जिसमें 29 फंक्शनल आइटम थे पंचायत। ठीक, पंचायत क्या क्या काम करेगी उसमें 29 काम उसमें गिनाए। ठीक, अधिनियम के संविधान के भाग 9 पंचायतों को जोड़ा, मतलब पंचायतों को जोड़ा और ग्रामीण अनुसूची को भी जोड़ा, जिसमें पंचायतों की 29 कार्यात्मक वस्तुएं शामिल हैं, मतलब क्या क्या कार्य करेंगे ये, वो 29 काम उसमें बनाए गए थे। और एक अधिनियम जोड़ा गया, अधिनियम का भाग 9 जोड़ा गया, और जिसका नाम था पंचायत था, और ग्रामीण अनुसूची को भी जोड़ा गया। Part 9 of the Constitution contains Article 243 to Article 243O। ठीक, तो पार्ट 9 में क्या क्या है, आर्टिकल 243 और 243O। तो ये आपको याद रखना है। पंचायती राज सिस्टम से जो 73rd अमेंडमेंट हुआ था उसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 243 और 243O। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243O शामिल है। The Amendment Act provides shape to Article 40 of the Constitution। Article 40 of the Constitution उसी में अमेंड किया गया था। आर्टिकल 40 क्या था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या थी, मतलब स्टेट को डायरेक्ट किया गया था कि वो विलेज लेवल पे पंचायत को ऑर्गेनाइज करे एंड प्रोवाइड देम पावर, और उनको एक पावर दे, एन अथॉरिटी दे, सो दैट दे कैन फंक्शन एज सेल्फ गवर्नमेंट, ताकि वो सेल्फ गवर्नमेंट के तौर पे फंक्शन कर सके। ठीक, तो ये डायरेक्ट करता है स्टेट को आर्टिकल 40 कि विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना है और उनको कुछ पावर और अथॉरिटी देना है ताकि वो सेल्फ गवर्नमेंट के तौर पे काम कर सके। संशोधन अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 40 राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को आकार प्रदान करता है, जो राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें शक्तियां और अधिकार प्रदान करने का निर्देश देता है ताकि वो स्वयं शासन के रूप में कार्य कर सके। ठीक है, तो ये जो राज्य है उसको निर्देश देता है कि आप ग्राम पंचायत को ऑर्गेनाइज करेंगे और उनको कुछ शक्ति देंगे
और अधिकार देंगे ताकि वो स्वयं शासन के रूप में कार्य कर सके। ठीक है, ताकि वो स्वयं शासन के रूप में काम कर सके, सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में काम कर सके। The act has transformed the representative democracy into participatory democracy। एक्ट ने क्या किया, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में बदल दिया। अधिनियम ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदल दिया। अब ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी क्या होता है थोड़ा सा गले में खराश हो गया इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। रिप्रेजेंटेटिव और पार्टिसिपेटरी यानी कि प्रतिनिधि लोकतंत्र और भागीदारी लोकतंत्र क्या होता है। तो प्रतिनिधि में मतलब जैसे एक पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था, जैसे एमपी और एमएलए होते हैं, एमपी और एमएलए होते हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी थी। और पार्टिसिपेटरी मतलब हर विलेज पार्ट ले रहा है गवर्नमेंट में। अगर विलेज लेवल पे गवर्नमेंट होगी यानी कि हर विलेज पार्ट ले रहा है गवर्नमेंट में, तो उसी को पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कहा जाता है। The act has transformed the representative democracy into participatory democracy। तो एक्ट ने ट्रांसफॉर्म किया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। अधिनियम ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदल दिया। फीचर्स क्या हैं? थ्री टियर सिस्टम। द एक्ट प्रोवाइड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द थ्री टियर सिस्टम। और ये जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट था इसमें क्या था, थ्री टियर पंचायती राज में थ्री टियर सिस्टम होंगे इन द स्टेट, विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो थ्री टियर कौन कौन से होंगे, एक विलेज लेवल पे होगा, एक इंटरमीडिएट मतलब बीच वाला जो ब्लॉक लेवल है, और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। इन तीन लेवल पे थ्री टियर सिस्टम होना चाहिए, इस एक्ट ने ये बताया। त्रिस्तरीय प्रणाली। अधिनियम राज्यों, ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की स्थापना का प्रावधान करता है। मतलब कि त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, ये जो एक्ट जो अधिनियम है वो बताया है। State with a population of less than 20 lakhs may not constitute the intermediate level। ऐसा स्टेट जिनके अंदर 20 लाख से कम की पॉपुलेशन है उनमें बीच वाला स्टेट नहीं होगा, सिर्फ दो टियर होगा। तो उनमें थ्री टियर नहीं होगा बल्कि दो टियर होगा, एक विलेज लेवल और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल। जिसकी पॉपुलेशन 20 लाख से कम हो, ब्लॉक लेवल नहीं होगा, यानी बीच वाला लेवल नहीं होगा, डायरेक्ट विलेज लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल होगा। इस एक्ट ने ये बताया। 20 लाख से कम आबादी वाले राज्य मध्यवर्ती स्तर का गठन नहीं कर सकते हैं। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन। सदस्यों और अध्यक्ष का चुनाव ये कैसे होगा? The member to all the level of the Panchayati Raj are elected directly, and the chairperson to the intermediate and the district level are elected indirectly from the elected member। तो जो मेंबर होंगे पंचायती राज सिस्टम में वो डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, और जो चेयरपर्सन होंगे टू द इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चेयरपर्सन होंगे वो अपॉइंट कैसे होंगे, वो जो इलेक्टेड मेंबर हैं उनके इलेक्शन के जरिए अपॉइंट होंगे। जैसे क्या होता है विलेज लेवल पे इलेक्शन हो जाते हैं जिसमें लोग वोट देते हैं, मतलब जो वहाँ की पॉपुलेशन होती है वो वोट देती है, जो वहाँ के वोटर होते हैं विलेज लेवल पे। फिर ब्लॉक लेवल पे जो होता है वो यही जो रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्ट हुए थे वही इनको वोट देकर ब्लॉक लेवल पे उनको जिताते हैं, ब्लॉक लेवल पे उनको रिप्रेजेंटेशन देते हैं। फिर ब्लॉक वाले क्या करते हैं, मिलके एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यानी कि जिला के लेवल पे
फिर आगे चेयरपर्सन को इलेक्ट करते हैं। समझ में आ गई ये कैसे होता है। विलेज लेवल पे लोग वोट देकर इनको इलेक्ट करते हैं, फिर वही जो इनके इलेक्टेड मेंबर हैं वो ब्लॉक लेवल के लोगों को इलेक्ट करते हैं, फिर जो ब्लॉक लेवल के इलेक्टेड मेंबर हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यानी कि जिला के लेवल पे लोगों को इलेक्ट करते हैं। पंचायती राज के सभी स्तरों के सदस्यों सीधे चुने जाने वाले जाते हैं और मध्यवर्ती और जिला स्तर के अध्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक, तो वो जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही इनको चुनते हैं, और जो ग्राम लेवल पे हैं यानी कि जो ग्राम स्तर पे हैं वो डायरेक्ट चुने जाते हैं, सीधे चुने जाते हैं, किसके जरिए, जनता के द्वारा। And at the village level, the chairperson elected as determined by the state. Village level, the chairperson elected as determined by the state government. विलेज लेवल पे चेयरपर्सन जो होगा उसको कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगा। इलेक्टेड एज डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट, जैसा गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी वैसे ही विलेज लेवल पे इलेक्शन होगा। और ग्राम स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, अब इसी 73rd अमेंडमेंट में ही रिजर्वेशन ऑफ सीट्स का भी दिया गया था। फॉर एसटी एंड एससीज, रिजर्वेशन टू बी प्रोवाइडेड एट ऑल द 3 tier इन अकॉर्डेंस विद देयर पॉपुलेशन परसेंटेज। तो उनकी जो पॉपुलेशन परसेंटेज है उनके अकॉर्डिंग उनको रिजर्वेशन दिया जानी चाहिए तीनों टीयर में, मतलब विलेज लेवल पे भी, ब्लॉक लेवल पे भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। 3 स्तरों पर उनकी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो सीटों का आरक्षण था वो कैसे था, तीनों स्तर पर उनकी जनसंख्या प्रतिशत के अनुसार आरक्षण प्रदान किया जाए। जैसी उनकी जनसंख्या का प्रतिशत है उसी हिसाब से उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। फॉर वुमेन, वुमेन के लिए जो रिजर्वेशन था वो क्या था, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन एटलीस्ट नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ सीट्स टू बी रिजर्व फॉर वुमेन। ठीक है, तो जितनी सीट्स हैं उसमें कम से कम 1/3 मेंबर जो है वो क्या होंगी, विमेन होंगी। फर्दर नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑफिसेज फॉर चेयरपर्सन एट ऑल लेवल ऑफ द पंचायत टू बी रिजर्व फॉर वुमेन। चेयरपर्सन के लिए भी सारे लेवल पे 1/3 सीट जो है वो रिजर्व होगी, किसके लिए, वुमेन के लिए। ये 73rd अमेंडमेंट कहता है। 1/3 मतलब महिलाओं के लिए आरक्षित होने वाली सीटों की कुल संख्या का 1/3 से कम नहीं। पंचायत के सभी स्तरों पर अध्यक्ष के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित होने वाली पदों की कुल संख्या का 1/3 से कम नहीं होना चाहिए। 1/3 मतलब क्या होता है, 1/3 मतलब टोटल अगर 10 है तो 1/3 यानी कि 3 जो है वो 3 सीट वो रिजर्व होगी, इसके लिए वुमेन को। 1/3 वैसे 9 का 1/3 3 होता है, तो 9 सीट है तो उसमें 9 सीट में 3 सीट रिजर्व होगी, किसके लिए, वो वुमेन के लिए रिजर्व। ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, अब 73rd अमेंडमेंट ही बताता है कि ड्यूरेशन क्या होगी, मतलब कितने साल के लिए ये पंचायत के जो मेंबर होंगे, रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो कितने साल के लिए इलेक्ट किए जाएंगे। तो ये भी 73rd अमेंडमेंट में बताया गया। द एक्ट प्रोवाइड फॉर अ 5 years टर्म ऑफ ऑफिस टू ऑल द लेवल ऑफ पंचायत, तो सारे लेवल पे 5 साल का टर्म बताया है।
However, the panchayat can be dissolved before the completion of its term. तो लेकिन उसके साथ साथ ये भी बताया गया कि इसको डिजॉल्व किया जा सकता है उसके कंप्लीट होने से पहले। ठीक है, तो डिजॉल्व कौन करेगा? वो स्टेट करेगा। अधिनियम पंचायत के सभी स्तरों के लिए 5 साल के कार्यकाल का प्रावधान करता है। हालांकि पंचायत को उसकी अवधि पूरी होने से पहले भंग किया जा सकता है। पंचायत को उसकी अवधि पूरी होने से पहले भंग किया जा सकता है, लेकिन वो 5 साल तक रहेंगे। ऐसा उनका कार्यकाल जो है वो 5 साल का है, लेकिन बीच में अगर कोई वजह होती है तो उसकी वजह से उनको भंग किया जा सकता है। But fresh election to constitute the new panchayat shall be completed before the expiry of its 5-year duration. 5 साल की ड्यूरेशन का एक्सपायरी पूरा होने से पहले पहले इलेक्शन हो जाना चाहिए। अगर भंग करते हैं तो 5 साल की ड्यूरेशन पूरा होने से पहले पहले इलेक्शन हो जाना चाहिए। लेकिन नई पंचायत के गठन के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जाएंगे। इसकी 5 साल की अवधि समाप्त होने से पहले। ठीक है, तो उसकी 5 साल की अवधि समाप्त होने से पहले उसका चुनाव कराया जाएगा। In case of dissolution before the expiry, तो डिसोल्यूशन के केस में क्या होगा? बिफोर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, मतलब डिसोल्यूशन जिस दिन हुआ उस डेट से 6 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए, उससे पहले पहले इलेक्शन हो जाना चाहिए। विघटन के मामले में इसके विघटन की तारीख से पहले 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पहले चुनाव कराया जाना चाहिए। फाइनेंसेस मतलब इनको पैसे कहाँ से मिलेंगे काम करने के लिए? The state legislature may authorize a panchayat to levy, collect and appropriate taxes, duties, tolls and fees. तो इनको पंचायत को एक मतलब अथॉरिटी दे दी गई कि वो टैक्सेस को कलेक्ट कर सकते हैं, ड्यूटी टैक्सेस होते हैं उनको कलेक्ट कर सकते हैं, टोल टैक्स हैं उनको कलेक्ट कर सकते हैं, अपना फाइनेंस को पूरा करने। ठीक, राज विधानमंडल हो सकता है, तो फाइनेंस में क्या होगा? राज विधानमंडल होगा जो टैक्सेस को कलेक्ट करके गांव को प्रोवाइड करेगा। एक पंचायत को करों, शुल्कों, टोलों और शुल्क को लगाने, एकत्र करने और उपयोग करने के लिए अधिकृत करना, मतलब उनको ये अधिकार दे दिया गया कि आप जो है शुल्क का ये सब या टोल जो है उसको एकत्रित करके और उससे अपना काम करें। Assigned to a panchayat taxes, duties, tolls and fees levied and collected by the state government. तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने शुल्क कलेक्ट कर किया है उसमें भी आपका कुछ हिस्सा होगा, उससे भी पैसे पास किए जाते हैं विलेज लेवल पे काम करने के लिए। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए और एकत्र किए गए करों, शुल्कों और टोलों को एक पंचायत को दिया जाना चाहिए। Provide for making grants in aid to the panchayat from the consolidated fund of the state. तो स्टेट का जो फंड है उसमें से भी उनको कुछ फंड प्रोवाइड किया जाना चाहिए उसके काम करने के लिए। राज्य की संचालित निधि से पंचायतों को सहायता प्रदान करने की व्यवस्था करना चाहिए। प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंड फॉर क्रेडिटिंग ऑल मनी ऑफ द पंचायत। Provide for the constitution of fund for crediting all money of the पंचायत। तो जो भी पंचायत की मनी है उसको पंचायत को देना, मतलब उनको प्रोवाइड करना
ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इसका भी एक सिस्टम होना चाहिए कि कैसे आप पंचायत को पैसा प्रोवाइड करें। पंचायतों के सभी धन को जमा करने के लिए निधियों के गठन के लिए प्रदान करें। तब एक निधि होना चाहिए, किस तरह से आप उनके पैसों को कलेक्ट करेंगे और किस तरह से उनको पंचायत को देंगे, उसको खर्च करना। तो ये सारे 73rd अमेंडमेंट के पार्ट्स थे। उसके बाद आता है पेशा एक्ट 1996। 73rd अमेंडमेंट कब आया था? 1992, जिसमें क्या था, ट्राइबल एरियाज जो थे उनको कवर नहीं किया गया था। ट्राइबल एरियाज मतलब ऐसे एरियाज जो डिक्लेयर कर दिए गए थे ट्राइबल एरियाज, जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि कुछ एरियाज को शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में डिक्लेयर किया गया था एज ट्राइबल एरियाज। तो इनमें पंचायती राज का जो 73rd अमेंडमेंट था उसमें ट्राइबल एरिया को कवर नहीं किया गया था। उसके लिए एक अलग अधिनियम आया था जिसका नाम था पेशा एक्ट ऑफ 1996। ठीक, पेशा अधिनियम 1996। The provision of Part 9 are not applicable to the fifth schedule areas। तो फिफ्थ शेड्यूल एरिया जो थी उसके लिए ये अप्लीकेबल नहीं था। फिफ्थ शेड्यूल एरिया कौन थी? फिफ्थ शेड्यूल में कुछ एरियाज को ट्राइबल एरिया के तौर पे डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक, भाग 9 के प्रावधान पांचवी अनुसूची के क्षेत्रों पर लागू नहीं होते। ठीक है, तो पांचवी अनुसूची के जितने क्षेत्र हैं उस पर ये प्रावधान लागू नहीं होता है। द पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड टू दिस पार्ट टू सच एरियाज विद मॉडिफिकेशन एंड एक्सेप्शन एज इट मे बी स्पेसिफाइड। तो पार्लियामेंट जो है इसको कुछ मॉडिफिकेशन के साथ उस एरिया तक पहुंचाता है। ठीक है, उसमें कुछ मॉडिफाई करके उस एरिया तक पहुंचाता है। संसद इस भाग को ऐसे क्षेत्रों में संशोधन और अपवादों के साथ विस्तारित कर सकती है जैसा कि ये निर्दिष्ट कर सकता है। तो उसमें कुछ मॉडिफाई करके उसको उस क्षेत्र तक पहुंचाया जाता है। अंडर दिस प्रोविजन पार्लियामेंट, तो इस प्रोविजन में क्या है, Parliament enacted provision of the पंचायत extension to the scheduled areas। तो एक प्रोविजन बनाया उन्होंने जिसका नाम दिया एक्सटेंशन, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज। पहला क्या नाम था? सिर्फ पंचायत था। ठीक है, लेकिन इसमें जो दूसरा नाम दिया गया वो पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज। इसी को शॉर्ट फॉर्म में पेशा कहा जाता है। ठीक, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट पॉपुलरली नोन एज पेशा एक्ट और द एक्सटेंशन एक्ट। या तो इसको पेशा एक्ट कहा जाता है या एक्सटेंशन एक्ट कहा जाता है। इन प्रावधानों के तहत संसद ने पंचायतों अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम के प्रावधान को अधिनियम क्रिया, जिसे लोकप्रिय रूप से पेशा अधिनियम या विस्तार अधिनियम के रूप में जाना जाता है। तो इनको पेशा एक्ट क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसका फुल फॉर्म जो है वो पेशा है। पेशा का जो शॉर्ट फॉर्म है वो, जो फुल फॉर्म है वो पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर करते हैं तो वो पेशा हो जाता है, पी ई और एस और ए। ठीक, पेशा। तो इसको पेशा एक्ट या एक्सटेंशन एक्ट के नाम से जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ पेशा एक्ट। अब पेशा एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या है, मतलब इससे क्या मतलब बेनिफिट मिलने वाला था, क्यों ये अलग किया गया और उसका क्या बेनिफिट था, क्या मतलब इससे पाना चाह रहे थे। ठीक, उसी को ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। तो एक्सटेंड द प्रोविजन ऑफ पार्ट 9 टू द शेड्यूल एरिया, मतलब कि चाह रहे थे कि जो शेड्यूल एरिया है वहां तक भी पार्ट 9 का जो है वो पहुंचे, जो पंचायत है वो शेड्यूल एरिया तक भी पहुंचे। ठीक, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए भाग 9 के प्रावधानों को विस्तार करें, मतलब वहां तक भी पहुंचाना। टू प्रोवाइड सेल्फ रूल फॉर द ट्राइबल पॉपुलेशन। ठीक, आदिवासी आबादियों के लिए स्वशासन प्रदान करना। ठीक है, जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी उनको सेल्फ रूल प्रोवाइड करना, मतलब उनको सेल्फ रूल देना कि वो अपने आप पे खुद ही रूल कर सके। एक आदिवासी आबादियों के लिए स्वशासन प्रदान करना। टू हैव विलेज गवर्नेंस विद पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, ताकि विलेज गवर्नमेंट हो और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी हो, सहभागी लोकतंत्र के साथ ग्राम शासन करना। ताकि सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकें।
इवॉल्व पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट्स, ताकि पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट को इवॉल्व करना, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को छोड़ के पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ठीक, कंसिस्टेंट विद द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को लेके साथ में चलेगा। ठीक है, पारंपरिक प्रथाओं के अनुरूप सहभागी शासन विकसित करना, टू प्रिजर्व एंड सेफगार्ड ट्रेडिशन एंड कस्टम ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, ताकि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके कस्टम और ट्रेडिशन को प्रिजर्व किया जा सके, उनको बचाया जा सके, क्योंकि वहाँ पे जब सेल्फ रूल होगा तो वो खुद ही उस ट्रेडिशन को बचाएंगे। आदिवासी आबादी की परंपराओं और रीति रिवाजों को संरक्षित और सुरक्षित करना। ठीक, तो उनके जो परंपरा थी और जो रीति रिवाज थे उसको सुरक्षित करना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव था, पेशा है इसका। तो एम्पावर पंचायत विद पावर, तो ताकि पंचायत को एक पावर दिया जा सके, उनको पावर दिया जा सके, जनजातीय आवश्यकताओं के अनुकूल शक्तियों के साथ पंचायतों को सशक्त करना, मतलब जो पंचायत है उसको एम्पावर करना, उसको और शक्ति प्रोवाइड करना। कंडक्टिव टू द ट्राइबल रिक्वायरमेंट, जो भी ट्राइबल की रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे पंचायत को एम्पावर करना। टू प्रिवेंट पंचायत एट अ हायर लेवल फ्रॉम अज्यूमिंग पावर एंड अथॉरिटी ऑफ पंचायत एट अ लोअर, ताकि पंचायत जो हायर लेवल पे है वो पावर का गलत इस्तेमाल न कर सके और जो पावर है वो लोअर लेवल तक पहुंच सके। ठीक, उच्च स्तर पर पंचायतों को निचले स्तर पर पंचायतों की शक्ति और अधिकार ग्रहण करने से रोकना, मतलब कि जो ऊंचे स्तर पर पंचायत के लोग हैं वो नीचे के स्तर पे अपनी शक्ति ना दबा सके, अपनी शक्ति का रोब ना जमा सके, इसलिए भी ये पेशा एक्ट लाया गया। उसके बाद आता है अर्बन लोकल बॉडीज इन इंडिया। Urban local governments implies the governance of an urban area by the people through their elected representatives. तो पहले क्या था, पंचायती राज में अगर रूरल गवर्नमेंट है तो वो पंचायती राज होता है और अर्बन गवर्नेंस है तो वो अर्बन लोकल बॉडीज होता है। कि भारत में शहरी स्थानीय निकाय, सोशल शहरी स्थानीय सरकार का तात्पर्य लोगों द्वारा अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शहरी क्षेत्र के शासन से, मतलब वहाँ का शासन इससे रिलेटेड होता है शहरी स्थानीय निकाय से। जैसे अभी यूपी में निकाय चुनाव होने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो है अर्बन से रिलेटेड था और 73rd जो था वो रूरल से रिलेटेड था। This act added a new part 9A। 9 पार्ट 9 क्या था? पार्ट 9 था अर्बन से रिलेटेड, वो रूरल से रिलेटेड, जिसका नाम था पंचायत, और इसने पार्ट 9A ऐड किया। ठीक है, टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंटाइटल, और इसका क्या नाम था? द म्यूनिसिपैलिटीज। इसका नाम था द म्यूनिसिपैलिटीज एंड अ न्यू 12th शेड्यूल, और इसमें एक नया 12th शेड्यूल ऐड हुआ। उसमें क्या था? 11th शेड्यूल ऐड हुआ था और इसमें 12th शेड्यूल ऐड हुआ, ठीक, जिसमें 18 फंक्शन बताए गए म्यूनिसिपैलिटी के। ठीक, उसमें 29 फंक्शन बताए गए थे, इसमें 18 फंक्शन बताए गए। ठीक, इस अधिनियम के संविधान के एक नया भाग 9A जोड़ा, जिसे नगर पालिकाओं के नाम से जाना जाता है। तो ये 9A जोड़ा इसमें और इसको नगर पालिकाओं के नाम से जाना जाता है। ठीक, और एक नई 12वीं अनुसूची, और एक 12वीं अनुसूची भी इसमें ऐड किया, जिसमें नगर पालिकाओं के 18 कार्यात्मक आइटम शामिल हैं। ठीक है, 18 काम इसमें बताए गए। कंपल्सरी प्रोविजन विच आर लैंडिंग ऑन ऑल स्टेट्स आर। तो क्या क्या कंपल्सरी प्रोविजन है? बाइंडिंग ऑन ऑल स्टेट आर। ठीक, तो क्या क्या कंपल्सरी प्रोविजन है जो सारे स्टेट पे अप्लाई होते हैं? अनिवार्य परिविधान जो सभी राज्यों पर बाध्यकारी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नगर पंचायत
म्यूनिसिपल काउंसिल एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो क्या है कि सारे स्टेट जो है वो नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का गठन करेंगे, मतलब ये इसका इलेक्शन कराएंगे और इसका बॉडी का गठन करेंगे। ठीक, नगर पंचायतों पर परिषदों और नगर नियमों का गठन। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन अर्बन लोकल बॉडीज फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। और रिजर्वेशन देंगे, सारे स्टेट पे ये बाध्य है कि वो रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे, इसको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, शहरी स्थानीय निकायों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का रिजर्वेशन, सीटों का आरक्षण होना चाहिए। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन अप टू 1/3 सीट, तो वही सेम है, इसमें भी 1/3 सीट जो है वो रिजर्व होनी चाहिए, किसके लिए? वुमेन के लिए। 1/3 सीटों तक महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण होना चाहिए। द स्टेट इलेक्शन कमीशन, और एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए जो इस इलेक्शन को कराएगा। ठीक, राज्य चुनाव आयोग इस इलेक्शन को कराता है। ठीक, तो ये सब 73rd अमेंडमेंट के बारे में था कि क्या क्या ये लोग, क्या क्या चीजें, क्या क्या प्रावधान होना चाहिए स्टेट लेवल पे, वो सब चीजें। द स्टेट फाइनेंस कमीशन, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन, अब इसमें फाइनेंस कैसे होगा, मतलब किस तरह से इनको पैसा मिलेगा काम करने के लिए, जैसा कि विलेज लेवल पे हमने पंचायत में पढ़ा है वैसे इसमें भी। ठीक, द स्टेट फाइनेंस कमीशन होगा जो क्या करेगा, टैक्स को कलेक्ट करेगा, डिफरेंट टाइप्स के टैक्स को कलेक्ट करेगा और उसको यूज करेगा म्यूनिसिपैलिटी में काम करने। टेन्योर ऑफ अर्बन लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज इज फिक्स्ड, और इसमें जो कार्यकाल है नगरीय स्थानीय शासनों निकायों का कार्यकाल निर्धारित होता है, मतलब इसमें भी 5 साल का कार्यकाल होता है, 5 इयर्स का कार्यकाल होता है। और वही सिस्टम है कि अगर बीच में डिजॉल्व होता है तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको इलेक्शन कराना होगा। इन केस ऑफ डिजोल्यूशन विद इन 6 मंथ्स इलेक्शन होगा, री इलेक्शन। तो ये सारे प्रावधान और इस एक्ट में बताए गए। 74th अमेंडमेंट। द स्ट्रक्चर ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। अब अर्बन लोकल गवर्नमेंट के जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? ठीक, भारत में शहरी स्थानीय सरकार की संरचना। तो सबसे पहला जो आता है इसमें, ये आता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या होता है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आर यूजुअली फाउंड इन बिग सिटीज such as Bangalore, Delhi, मुंबई, कोलकाता एक्सेट्रा। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो बड़ी सिटीज होती हैं उनके लिए होता है, जैसे कि बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एक्सेट्रा। ठीक, नगर निगम आमतौर पर बड़े शहरों जैसे कि बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि में पाए जाते हैं। नगर निगम जो होते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्यूनिसिपलिटी, म्यूनिसिपलिटी किसमें होती है? जो थोड़ा छोटे शहर होते हैं, उतने बड़े नहीं होते। स्मॉलर सिटीज टेंड टू हैव द प्रोविजन ऑफ म्यूनिसिपलिटी। जो छोटी सिटी, छोटे शहर होते हैं उसमें म्यूनिसिपलिटी होती है। छोटे शहरों में नगर पालिकाओं का प्रावधान होता है। ये सब क्वेश्चन बाद में पूछना चाहिए, बीच में डिस्ट्रैक्ट होता है, तो भी आपको बाद में मैं 2 मिनट देता हूँ, उसके में आप पूछ सकते हैं। छोटे शहरों में नगर पालिकाओं का प्रावधान होता है। जो छोटे शहर होते हैं उसमें नगर पालिका होता है, नगर निगम नहीं होता है। The municipalities are often called upon by other names such as the municipal council, म्यूनिसिपल कमेटी, म्यूनिसिपल बोर्ड एक्सेट्रा। तो म्यूनिसिपलिटी को हमेशा अलग अलग नेम से जाना जाता है, जैसे कि म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल कमेटी, म्यूनिसिपल बोर्ड, ये सब एक ही है। म्यूनिसिपलिटी, म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल कमेटी, म्यूनिसिपल बोर्ड, ये सब एक ही है। ठीक,
नगर पालिकाओं को अक्सर अन्य नामों से पुकारा जाता है, जैसे नगर पालिका परिषद, नगर पालिका समिति, नगर पालिका बोर्ड आदि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है नोटिफाइड एरिया कमेटी। Notified area committee are set up for the fast developing towns and the towns lacking the basic amenities। मतलब फास्ट डेवलपिंग टाउन होते हैं लेकिन उसमें बहुत बेसिक एम्यूनिटीज जैसे कि सैनिटरी सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम या मतलब वाटर क्लीन वाटर सिस्टम नहीं होता है, तो उनके लिए नोटिफाइड एरिया कमेटी बनाई जाती है। ठीक, अनुसूचित क्षेत्र समिति तेजी से विकसित हो रहे कस्बों और मूलभूत सुविधाओं से वंचित कस्बों के लिए अनुसूचित क्षेत्र समितियों का गठन किया जाता है। तो ऐसे क्षेत्र जो फास्ट डेवलपिंग टाउन होते हैं लेकिन उसमें कुछ बेसिक चीजें, बेसिक फैसिलिटी नहीं होती है, तो उनको नोटिफाइड एरिया कमेटी उसके लिए अपॉइंट की जाती है। ऑल द मेंबर ऑफ द नोटिफाइड एरिया कमेटी आर नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें जो मेंबर होते हैं वो इलेक्टेड नहीं होते हैं, बल्कि ये स्टेट गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करता है, नॉमिनेट करता है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है कि नोटिफाइड एरिया कमेटी में जो मेंबर होते हैं वो इलेक्टेड नहीं होते हैं, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट उसको नॉमिनेट करता है। अनुसूचित क्षेत्र अधिसूचित क्षेत्र समिति के सभी सदस्यों को राज्य द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक, इनको मनोनीत किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, ये निर्वाचित नहीं होते हैं। ठीक, टाउन एरिया कमेटी, उसके बाद आता है टाउन एरिया कमेटी। द टाउन एरिया कमेटी इज फाउंड इन स्मॉल टाउन्स। जो छोटे टाउन्स होते हैं उनमें टाउन एरिया कमेटी पाया जाता है। टाउन एरिया कमेटी छोटे शहरों में पाई जाती है, उनकी छोटे कस्बों में पाई जाती है। इट हैज मिनिमल अथॉरिटी सच एज स्ट्रीट लाइटिंग। इनके पास बहुत कम अथॉरिटी होती है, जैसे कि स्ट्रीट लाइटिंग लगाना, ड्रेनेज के लिए, रोड्स के लिए काम करना या कंजर्वेंसी के लिए सफाई वगैरह जो है उनके लिए ये काम करते हैं। टाउन एरिया कमेटी छोटे शहरों में पाई जाती है। इसमें स्ट्रीट लाइटिंग, ड्रेनेज, सड़कों और सफाई जैसे न्यूनतम अधिकार होते हैं, बहुत कम अधिकार होता है इसमें। जैसे कि स्ट्रीट की लाइट लगाना, ड्रेनेज सिस्टम, रोड मतलब जो रोड के किनारे जो नाले होते हैं उन सब में, और कंजर्वेंसी यानी कि सफाई कर्मी वगैरह जो होते हैं उनको इसमें सफाई कराने का जो काम होता है वो सब टाउन एरिया कमेटी के अधिकार में होता है। बाकी ये प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, चाइल्ड हेल्थ केयर सिस्टम, ये सभी इनके अंदर नहीं होते। कंटोनमेंट बोर्ड किसको कहते हैं? तो पांचवा जो है वो कंटोनमेंट बोर्ड है, यानी कि छावनी बोर्ड। This usually set up for civilian population living in the cantonment area। जो कंटोनमेंट छावनी के एरिया में जो सिविलियन रहते हैं, छावनी क्या होती है? जहाँ आर्मी लोग रहते हैं, उन एरिया में जो सिविलियन लोग होते हैं उनके लिए ये कंटोनमेंट बोर्ड बनाया जाता है। इट इज क्रिएटेड एंड रन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये बनाया जाता है और किसके जरिए ये रन होता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी देखरेख करती है। ये आमतौर पर छावनी क्षेत्र में रहने वाले नागरिक आबादी के लिए स्थापित किया जाता है। ठीक, तो छावनी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, जो नागरिक लोग रहते हैं, उनके लिए ये स्थापित किया जाता है छावनी बोर्ड, और ये केंद्र सरकार द्वारा बनाया और चलाया जाता है। केंद्र सरकार ही इसको बनाती है और चलाती है। टाउनशिप, Township is another form of urban government to provide basic facilities to staff and workers living in the colonies established near plant। तो किसी प्लांट के आसपास, प्लांट बहुत सारे होते हैं, स्टील प्लांट हो गए या मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों, जो प्लांट्स की कंपनियां होती हैं, ठीक है, प्रोडक्शन जहाँ पे होता है, तो उसके आसपास रहने वाले जो वर्कर्स होते हैं, जो स्टाफ्स होते हैं, उनके लिए टाउनशिप जो है वो अर्बन गवर्नमेंट के फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है। टाउनशिप संयंत्र के पास स्थापित कॉलोनियों में रहने वाले
कर्मचारियों और श्रमिकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए शहरी सरकार का दूसरा रूप है। ठीक है, तो ये क्यों टाउनशिप बनाई जाती है? टाउनशिप इसलिए बनाई जाती है ताकि उनको बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। बेसिक फैसिलिटी जैसे कि सैनिटरी सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम और वाटर सिस्टम। इट हैज नो इलेक्टेड मेंबर एंड इट मेनली, तो इसमें कोई भी इलेक्टेड मेंबर नहीं होता है, इसका कोई निर्वाचित सदस्य नहीं है, और ये केवल नौकरशाही संरचना का विस्तार है। तो ये इसमें जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वही इसको काम करते हैं। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर। ब्यूरोक्रेट्स इसके लिए काम करते हैं। उसके बाद आता है पोर्ट ट्रस्ट। पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट आप लोग जानते हैं, जहाँ पे मतलब पोर्ट बने हुए होते हैं, समुद्र से सामान आते हैं, उसको पोर्ट कहा जाता है। इट हैज नो इलेक्टेड पोर्ट ट्रस्ट आर एस्टेब्लिश्ड इन द पोर्ट एरियाज सच एज मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। पोर्ट ट्रस्ट कहाँ पे एस्टेब्लिश किए जाते हैं? पोर्ट एरियाज में, जैसे कि मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। पोर्ट ट्रस्ट मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आदि बंदरगाह क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं। तो जो बंदरगाह क्षेत्र होते हैं उसी में ये पोर्ट ट्रस्ट स्थापित किए जाते हैं। इट मैनेज एंड टेक्स केयर ऑफ द पोर्ट। ये क्या करता है? पोर्ट को मैनेज और उसको टेक केयर करता है। ये बंदरगाह का प्रबंधन और देखभाल करता है। इट आल्सो प्रोवाइड बेसिक सिविक कम्युनिटी टू द पीपल लिविंग इन दैट एरिया। जो भी लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनको बेसिक कम्युनिटीज, बेसिक फैसिलिटी भी ये प्रोवाइड करता है। ये उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बुनियादी नागरिक सुविधाएं भी प्रदान करता है। ठीक, स्पेशल पर्पस एजेंसी। लास्ट क्या है? स्पेशल पर्पस एजेंसी, विशेष परियोजन एजेंसी। These agencies undertake the designated activity or specific function belonging to the municipal corporation and municipalities। कुछ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपैलिटीज के कुछ फंक्शन होते हैं जो स्पेशल एजेंसी परफॉर्म करती है। ठीक, उसी को स्पेशल पर्पस एजेंसी कहा जाता है। कुछ अलग से काम होते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपैलिटी के जो स्पेशल पर्पस एजेंसी करती है। ठीक, ये एजेंसी नगर नियमों या नगर पालिकाओं के संबंधित निर्दिष्ट गतिविधियों का विशिष्ट कार्यों को करती है। तो उसमें स्पेशल काम होते हैं, उसको ये करते हैं। तो ये हमारा जो अर्बन और रूरल लोकल बॉडीज थी वो उसका चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक, अब हम लोग एक और पढ़ लेते हैं, हेल्थ केयर पॉलिसीज। हेल्थ केयर पॉलिसीज में आपको कुछ हेल्थ केयर पॉलिसीज याद होनी चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए, और बाकी इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वैसे नहीं पूछे जाते हैं हेल्थ केयर पॉलिसीज से। बस हो सकता है किसी पॉलिसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, या आप वो सब देख लीजिएगा कि कितना % GDP का जो है वो हेल्थ में यूज होता है इंडिया में, जो आपके फर्स्ट पेपर के लिए भी और सेकंड पेपर के लिए, दोनों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, अगर आप कहेंगे तो मैं उसको भी ले आऊँगा कि कितना % यूज होता है। वैसे मैंने सिर्फ इसमें हेल्थ केयर पॉलिसी ही यूज किया है। हेल्थ पॉलिसी जो है इंडिया में वही दिया है। तो 1996 में सबसे पहली जो हेल्थ केयर पॉलिसीज थी वो क्या थी? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी रिलेटेड स्कीम, विकास सामर्थ, वरुणा निर्मया, सहयोगी ग्राम प्रभा, प्रेरणा संभव, बाडिक कदम एंड दिशा। ये सब जो है 1996 में आया, जिससे जो किससे रिलेटेड था? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी रिलेटेड स्कीम। डिसेबिलिटी से रिलेटेड जो लोग डिसेबल होते हैं उनसे रिलेटेड ये पॉलिसी। तो इसमें सब इंग्लिश में इसलिए है क्योंकि ये पॉलिसी सेम होती हैं, कुछ इसमें अलग चीज़ें तो होती नहीं। हिंदी में भी वही है और इंग्लिश में भी वही है। ठीक, उसके बाद 2002 सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान भी एक तरह का हेल्थ केयर पॉलिसी था। ये कैसे आप कहेंगे कि ये हेल्थ केयर पॉलिसी था? क्योंकि इसमें मिड डे मील का जो सिस्टम था, ठीक है, उससे हेल्थ भी सही हो रही थी, जो माल न्यूट्रिशन था वो भी पूरा हो रहा था। 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है,
नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में आया, जो भी हेल्थ से रिलेटेड था। 2008 में नेशनल मिशन ऑन मेडिसिनल प्लांट, मेडिसिनल प्लांट से रिलेटेड 2008 में पॉलिसी आई, नेशनल मिशन ऑन मेडिसिनल प्लांट। ठीक, तो आपका इसका शॉर्ट फॉर्म भी दे सकता है, फुल फॉर्म पूछ सकता है, या ईयर भी पूछ सकता है। नेशनल मिशन ऑन मेडिकल प्लांट्स। 2012 में नेशनल आयुष मिशन आया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आयुष। ठीक, आयुष मिशन आया 2012 में। 2012 नेशनल आयुष मिशन। ठीक, बहुत डीप में नहीं जाना है, बस ईयर याद रखना है, पॉलिसी याद है। 2013 नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। 2013 में नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन आया, जो अर्बन से रिलेटेड था। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन 2013 में आया। 2014 में स्वच्छ भारत मिशन, क्लीन इंडिया मिशन आया 2014 में, जो भी हेल्थ से रिलेटेड था, क्योंकि क्लीन होगा तो हेल्थ की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी। 2015 में अफोर्डेबल मेडिसिन एंड 2015 में अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट फॉर ट्रीटमेंट। अफोर्डेबल मेडिसिन मतलब सस्ते दाम में मेडिसिन देना ताकि सारे लोग अफोर्ड कर सकें, और रिलायबल इम्प्लांट फॉर ट्रीटमेंट, और रिलायबल प्लांट्स लगाए जाए ट्रीटमेंट के लिए हर जगह। ठीक है, इसको अमृत का अवार्ड दिया था, अमृत पॉलिसी 2015। अमृत का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है क्या है। 2018 में नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन, आयुष्मान भारत। इसको कई नाम से जाना जाता है, आयुष्मान भारत को। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन, जिसको आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है, पीएमजे। ठीक, तो ये नेशनल पॉलिसी थी हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और कोई क्वेश्चन आप लोगों का है तो कर सकते हैं। 2 दिन क्लास नहीं हुई थी, एक मैरिज फंक्शन था, उस पर मैं गया था, इसलिए 2 दिन से क्लास नहीं हो पाई। और कुछ पूछना हो आपको तो पूछ सकते हैं, नहीं पूछना है तो हम लोग क्लास एंड करते हैं यहीं पे। गुड नाइट ऑल। और कोई क्वेश्चन है आप लोग का? इससे रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं आप। काम तो अभी तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर 13 जून से पेपर है तो मुझको लगता है कि फॉर्म तो 1-2 दिन में आ ही जाना चाहिए, क्योंकि आज 8 तारीख हुई है। 13 जून से अगर पेपर है तो 13 से पहले ही फॉर्म आ जाने चाहिए। हाँ, क्लास अब रेगुलर होगी।
क्लास कभी भी नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, रेगुलर क्लास होगी। प्रिपरेशन नहीं हुआ तो करिए, अभी 1 महीना है आपके पास। मैंने तो शुरू से बोला है कि अभी से आपको प्रिपरेशन करनी है। आप लोग पढ़ रहे हैं, अगर उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो उसको भूलता ही जाएगा ना, तो फिर प्रिपरेशन पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर ठीक है, थैंक यू फिर। कल से हम लोग 2-2 घंटे की क्लास करेंगे ताकि कोर्स पूरा हो जाए 20 तक।